चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग परम्यूटेशन का टॉपिक समझ रहे थे, बराबर ना? कि परम्यूटेशन किसे कहते हैं? परम्यूटेशन मतलब कहते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ अरेंजमेंट। कोई भी चीज़ को या कोई भी पर्सन को, कोई भी नंबर्स को, एनीथिंग, उन्हें अगर अरेंज करना हो ना, तो उसके लिए परम्यूटेशन की फार्मूला यूज़ होती है। कल हमने परम्यूटेशन की फार्मूला सीखी थी ना, कि भाई परम्यूटेशन की फार्मूला के लिए कहते हैं कि NPR, ये फार्मूला आती है ना NPR, कि NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये आती है ना फार्मूला N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। कर परम्यूटेशन की ये फार्मूला सीखी थी। आज इसमें एक स्टेप आगे चलें कि इस फार्मूला के कुछ दूसरे बेसिक रूल्स, कुछ शॉर्ट फॉर्म समझें। कि देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। कल जैसे हमने एक सम किया था, उसमें ऐसा था कि 10p3, बराबर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 10p3। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग उस फार्मूला में रखते थे ना ये, कि भाई यहाँ पर NPR, तो N पे क्या लिखा जाएगा 10 और R पे क्या लिखा जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला बनाते थे कि ऊपर n फैक्टोरियल मतलब कि 10 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर मतलब कि 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसा ना, बराबर ना? ये आता था ना, तो जिसे हम लोग सॉल्यूशन करते थे आगे, कि ऊपर 10 फैक्टोरियल और नीचे 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद 10 फैक्टोरियल मतलब 10 का मल्टीप्लाई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन 1 तक जाने की जरूर नहीं होती ना, कि भाई यहाँ पर 7 है तो उसको 7 तक ही ले जाते हैं, तो कट हो जाएगा, बराबर। मतलब ऐसे हो जाएगा कि 10 9 8 एंड देन 7 फैक्टोरियल, बराबर। वहाँ 7 फैक्टोरियल और अपॉन में भी 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 7 कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये 10 9 और 8, और इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 720। ऐसे पूरा सम कर रहे थे ना। लेकिन अगर ये पूरा सम नहीं करना हो तो इसी को ही शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट मेथड सीखो कि जैसे 10p3 है, अगर इसी का ही आंसर लिखना है 10p3, तो इसके आंसर में यह पूरी मेथड करने की जरूर नहीं है। अब जो सम्स आएंगे ना, उसे शॉर्ट में करेंगे हम लोग। कल बेसिक सम सीखे थे, बेसिक फार्मूला सीखी थी, तो इसके लिए ये पूरा डिटेल में कर रहे थे। अब इसे शॉर्ट में करेंगे कि जैसे 10p3 है, तो शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है कि भाई 10 को 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई, 10 को 3 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई। मतलब 10p3 है ना, तो 10 से शुरू करते हैं, 10 9 8 3 है, तो मतलब 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई। तो ये आंसर आ गया, इसका आंसर 720। क्योंकि देखो, पूरा कैंसलेशन करके आखिरी में तो ये 3 ही डिजिट बचते हैं ना, 10 9 और 8, बराबर ना? यहाँ पर 3 है तो वो 3 डिजिट ही बचेंगे। अगर ऐसा होता ना, दूसरा एग्जांपल समझो, अगर ऐसा होता 8p2, तो इसका मतलब क्या? तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है कि भाई 8 से शुरुआत करेंगे एंड 2 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2 डिजिट मतलब 8 और 7, बराबर। 8 मल्टीप्लाई 7, तो 8p2 का आंसर कितना आ जाएगा 56। हो गया ना शॉर्ट में एकदम? समझ आ रही है बात? तो इस सम को अब से जब भी परम्यूटेशन के सम करेंगे तो ऐसे शॉर्ट में करेंगे हम लोग। समझ आ रहा है? क्लियर रखना, कोई भी जो है वो एग्जाम्पल हो, कोई भी नंबर हो, अब पूरी ये मेथड करने की जरूर नहीं है। कि जैसे अगर ऐसे दिया हुआ है कि 11p4, बराबर, अगर ऐसे दिया हुआ है 11p4, तो 11p4 मतलब कि 11 से शुरू करके 4 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई। 11 से शुरू करके 4 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, मतलब कि 11 10 9 8, फिर इसका जो भी आंसर हो, बराबर ना? 11p4, तो ये आंसर मिल गया ना हमें। समझ आ रही है बात? तो अब से परम्यूटेशन करो ना, तो भले पूरी फार्मूला करने की जरूर नहीं है, अब से ये शॉर्ट फार्मूला करेंगे इसमें।
बराबर, क्योंकि आगे जो है वो लॉन्ग सम आएंगे, तो लॉन्ग सम के लिए हर एक सम में इतनी इतनी मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्टली लिखोगे। अब समझ आ रही है बात है। और उसके अलावा दूसरे कुछ बेसिक रूल्स, तो वो अब हम लोग देखें कि जैसे देखो NPR उसकी बेसिक फार्मूला तो ये एक आती है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो ना कि NP0, ये फिक्स रूल्स हैं, वो ध्यान रखना कि अगर कभी ऐसा हो NP0, तो NP0 का आंसर हमेशा 1 आता है, उसको बिना देखे 1 ही लिखना है हमें। बराबर, NP0 मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर R पे 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। बराबर, अगर कभी ऐसा हो 10P0, तो 10P0 का आंसर कितना होगा? 1 ही होगा। 10P0 क्या, कोई भी नंबर हो, कि अगर जो है वो 7P0 हो तो भी आंसर 1 ही आएगा। बराबर, ये फिक्स रूल्स हैं कि भाई कभी भी यहाँ पर अगर 0 हो, R पे 0 है तो आंसर 1 ही आएगा उस पर। बराबर ना, क्यों 1 आता है पता है? चलो देख, जैसे कि ये देखें कि अगर यहाँ पर 10P0 होता है, जस्ट एग्जाम्पल कि 10P0, तो यहाँ पर 10P0, तो मतलब यहाँ पर जो n-r करते हैं तो क्या करना होता? n-0, 10-0, ऐसा ना। तो 10-0 करते तो यहाँ पर भी कितना बचता? 10 फैक्टोरियल बचता, और 10 फैक्टोरियल दोनों कट हो जाता, आगे सम होता ही नहीं। 10 फैक्टोरियल कट हो जाता, बचता आंसर 1 हमेशा। तो इसलिए पूरी मेथड नहीं बतानी है, सिंपल सा याद रखो सिर्फ ये रूल कि NP0 यहाँ पे 0 हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। बराबर, ये पहला रूल। दूसरा कि अगर कभी NPN हो, NPN, तो उसका आंसर हमेशा n फैक्टोरियल होगा। बराबर ना, NPN, तो उसका आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि NPN मतलब ऐसा कि अगर 10P10 हो, मतलब n पे और r पे दोनों सेम, 10P10, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल। क्या आएगा उसका आंसर? 10 फैक्टोरियल। बराबर ना, अगर कभी 7P7 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल। बराबर, ये बेसिक रूल्स हैं कि अगर n और r दोनों सेम ही है, दोनों इक्वल है, तो उसका आंसर n फैक्टोरियल होगा। बराबर, इनके अलावा दूसरा कि अगर जो है NPN-1 है तो भी उसका आंसर n फैक्टोरियल होगा। बराबर, ये भी रूल ध्यान रखना, NPN-1, ये रूल इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अब आगे जो सम होंगे ना उसमें इसके हिसाब से करेंगे हम लोग। बराबर, ये शॉर्ट मेथड के हिसाब से और इसके हिसाब से। तो देखो NPN-1 तो भी आंसर n फैक्टोरियल होगा। तो NPN-1 मतलब यहाँ जो n हो ना उससे एक छोटा नंबर, मतलब अगर ऐसा हो ना, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ऐसा हो 10P9, क्या हो आंसर? 10P9, मतलब ऊपर 10 और यहाँ पे उससे एक कम, मतलब 9, तो भी इसका आंसर 10 फैक्टोरियल ही होगा। बराबर, 10P9 तो भी आंसर कितना होगा? 10 फैक्टोरियल ही। कि अगर कभी ऐसा हो 6P5, बराबर, 6P5 मतलब यहाँ 6 और उससे एक नंबर छोटा, तो भी उसका आंसर कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। बराबर, क्योंकि उसे जो है वो भले आप इस पूरी फॉर्मूला में रख के देखो आंसर यही मिलेगा, और अगर नहीं भी, जैसे मैंने शॉर्ट में बताया ना, आप शॉर्ट में भी करके देखो तो भी आंसर यही मिलेगा। कि अगर देखो 6P5 हमें करना है, तो इसका मतलब 6 को 5 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ कर रहे थे शॉर्ट में, तो मतलब 6 को 5 डिजिट तक मल्टीप्लाई करो ना, तो 6, 5, 4, 3, 2, अब पीछे 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है ना वो। बराबर ना, मतलब ये हुआ क्या? पूरा तो 6 फैक्टोरियल ही हुआ ना ये। बराबर, तो ये सीधी सी बात, ये फिलहाल फॉर्मूलाज याद रखो, तो जब सम्स आएंगे तो और माइंड में क्लियर होगा कि NPN-1 उसका आंसर भी क्या आता है? n फैक्टोरियल।
और आखिरी में अगर NP1 है तो उसका आंसर सिर्फ n आएगा, फैक्टोरियल नहीं, ओनली n। NP1 अगर r पे 1 होता है तो उसका आंसर वो n ही रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर कभी ऐसा हो, यहाँ पे अगर लिखें अगर कभी ऐसा हो 10P1 तो उसका आंसर 10 ही रहेगा, अगर 1 है तो उसका आंसर 10, क्योंकि शॉर्ट फार्मूला की तरह देखें तो भाई 10 को 1 डिजिट मल्टीप्लाई, तो 10 को 1 डिजिट मल्टीप्लाई तो 10 ही रहेगा ना उसमें, बराबर ना। समझ आ रही है ना बात है। कभी अगर ऐसा भी हो 5P1 तो 5 को 1 डिजिट मल्टीप्लाई तो 5 ही रहेगा उसमें, बराबर। आ रही है बात समझ में। तो ये रूल्स, ये जस्ट एग्जांपल्स बताएं, अभी जो है वो ये रूल्स याद रखो और ये शॉर्ट मेथड याद रखो कि भाई शॉर्ट में हमें कैसे करना है। समझ में आ गया ना कि जैसे 10P3 अगर करना हो तो मतलब 10 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि अगर सपोज 8P2 करना है तो इसका मतलब 8 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 8 और 7, बराबर। कोई भी नंबर हो ना ऐसा कि अगर कभी जो है वो 4P2 करना है तो उसका आंसर भी क्या कि 4 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 3, ऐसा ना। समझ आ रही है बात। तो ये रूल्स और ये शॉर्ट फार्मूला याद रखो। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन शुरू करें। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो डिटेल में किया था ऐसे। अब सेकंड क्वेश्चन शुरू करें जो इन रूल्स के अकॉर्डिंग और उस शॉर्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसे रफ करें और वो सेकंड सम देखें फिर। अब देखो कि आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, एक्सरसाइज 6.1 में सेकंड क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ NP3 इक्वल टू 990, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि NP3 इक्वल टू 990 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NP3 990 है, देख रहे हो R दिया हुआ है, n फाइंड करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हो ना उसे पूरे लॉजिकली हमें करना है। लॉजिकली मतलब आपके माइंड में प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझो कि जैसे NP3 लिखना है तो यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताई, इसको अगर लॉन्ग मेथड में करने जाओगे तो सच में काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसे शॉर्ट मेथड में ही सही तरह से होगा। कि देखो NP3 ऐसा लिखा हुआ है ना, तो मैंने अभी आपको एक शॉर्ट मेथड बताई कि जैसे कभी ऐसे दिया हुआ 4P2 तो मतलब 4 को 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा ना। अगर कभी ऐसा हो, फिर से एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा हो 8P3 तो 8P3 का मतलब क्या होता है कि 8 को 3 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा कि 8 7 6 ऐसा होता है ना, बराबर। तो अब यहाँ पर भी जब NP3 दिया हुआ है ना तो इसका मतलब ये होता है कि n को 3 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, n को 3 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई। तो n को कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ये चीज़ ध्यान देना। तो n को ऐसे लिखा जाता है, n को ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है कि भाई n पहला नंबर तो n वही रहता है, दूसरा नंबर n-1, तीसरा नंबर n-2, तो ये 3 डिजिट हो गया ना, बराबर ना। यहाँ देखो जब हम ऐसा लिखते हैं ना कि भाई 7P3 तो इसका मतलब पहला नंबर 7 ही लिखते हैं, दूसरा नंबर उससे एक कम मतलब 7 में से 1 माइनस करो, दूसरा नंबर 6 लिखते हैं ना। तीसरा नंबर उससे एक कम मतलब समझो 7 में से 2 माइनस करो तो तीसरा नंबर 5 लिखते हैं ना, ऐसे होता है ना रफ में। तो यहाँ पर भी वैसा ही कि पहला नंबर n, दूसरा नंबर उससे एक कम तो n-1, तीसरा नंबर उससे एक और कम तो n-2, तो ऐसे 3 लिखने थे ना। अगर 4 लिखने होते ना तो n-2 के बाद n-3, बराबर। तो ये हुआ NP3 तो जिसमें n को 3 डिजिट मल्टीप्लाई इक्वल टू 990, बराबर। तो अब यहाँ पर लॉजिक ऐसे ढूंढना है कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए पूरा लॉजिक ये होना चाहिए कि यहाँ 990 है तो कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो
आंसर 990 आएगा। यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना, 3 नंबर लिखे ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें लॉजिकली ये देखना है कि कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करें डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जिससे आंसर 990 आएगा। कौन से 3 नंबर? तो ऐसे 3 नंबर ढूंढना ना भाई, जैसे ये 7 6 5, ये 3 नंबर हुए लाइन वाइज, लेकिन क्या 7 6 5 इन तीनों का मल्टीप्लाई 990 आएगा? नहीं आएगा ना उसमें, बराबर ना। तो कौन से 3 नंबर? अब इसमें ना थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखो 990 है, पीछे 0 है, तो इसका मतलब एक नंबर तो 10 आएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करो तो ही ऑलमोस्ट 0 आता है, बराबर। वैसे 5 से भी आता है, लेकिन जो है वो ये बड़ा नंबर है ना 990, 5 से तो ये भी है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करो तो 990 नहीं होगा। यहाँ पे पीछे 0 है, मतलब 3 में से एक नंबर तो 10 होगा, ये तो कंफर्म। दूसरा देखो ये 99 है, तो 99 मतलब एक नंबर 11 भी होगा, होगा ना, 11 होगा ना, कि 11 की टेबल में 99, और दूसरा 99 9 की टेबल में भी आता है। तो मतलब 3 नंबर कौन से मिल सकते हैं पता है? 11, 10 और 9। समझ आ रहा है लॉजिक? 11, 10, 9 3 नंबर ये मिल सकते हैं हमें। तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब समझना कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n-1, n-2 ये तीनों तो वही रहेंगे, और इक्वल टू 990 की जगह पर 3 नंबर लिख सकता हूँ 11, 10 एंड 9, बराबर। कि 11, 10 और 9 इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो भी तो आंसर 990 आता है ना, बराबर। तो यहाँ इक्वेशन ऐसे बन गई कि यहाँ पे भी 3 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे भी 3 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से पहला नंबर n इक्वल टू, यहाँ पे पहला नंबर कौन सा आ गया? 11, बराबर। यहाँ पे पहला नंबर n, तो यहाँ पे पहला नंबर 11, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से n इक्वल टू 11 होगा। n की वैल्यू कितनी हो गई? 11। ये हुआ ना, पहला नंबर यहाँ पर ये n है, तो यहाँ पर भी पहला नंबर कौन सा है? 11 है, तो इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो गया? 11। यहाँ पे भी लाइन वाइज नंबर है ना, तो यहाँ पे भी हमने लाइन वाइज ही लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा, तो लॉजिक पता चला कि n इक्वल टू यहाँ पे 11। समझ आई बात है? देखो है छोटा सा सम, लेकिन हर स्टेप में वो पूरे लॉजिक लिखने हैं। समझ आ रही है बात? ध्यान से लिखना है इस सम को, कि जैसे NP3 लिखना था तो n को 3 डिजिट मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 990, तो 990 को भी 3 डिजिट तक बनाया हमने, 3 डिजिट में फैक्टराइज कर दिया, बराबर। वो लॉजिकली ढूंढेंगे, इसकी कोई मेथड नहीं है कि भाई 990 को 3 डिजिट में कैसे करें, वैसी कोई फिक्स मेथड नहीं आएगी, उसको लॉजिकली ही ढूंढना होगा। तो यहाँ पे भी 3 नंबर मिल गए, तो उसके हिसाब से पहला नंबर n इक्वल टू 11, बराबर। देखो उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, ये सेकंड हुआ ना, तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि लिखा हुआ है NPR इक्वल टू 3024, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब यहाँ पे N9 है, सॉरी 9PR, कि 9PR इक्वल टू 3024 है, तो हमें R की वैल्यू ढूंढनी है। इसमें N ढूंढना था, तो इसमें R ढूंढना है। अब यहाँ पे भी लॉजिक समझो, कि जैसे यहाँ पर जो R होता है, तो वो R की वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं? तो R मतलब ऐसा मानते हैं कि यहाँ जो नंबर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, कि जैसे यहाँ पर 3 है तो n को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ऐसा ना। अगर ऐसा होता समझो कि भाई 9p4, तो इसका मतलब क्या कि 9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई करते, ऐसा होता ना। अगर ऐसा होता यहाँ पर कि 9p5, तो इसका मतलब 9 को 5 डिजिट मल्टीप्लाई करते, कि 9, 8, 7, 6, 5, ऐसे 5 नंबर लिखते ना, बराबर। अगर ऐसा होता 9p2, तो इसका मतलब 9 को 2 डिजिट लिखते, कि 9 और 8। समझ आ रहा है? ऐसा ही लिखते हैं ना। तो यहाँ जो नंबर होता है R,
तो इसका मतलब ये है कि उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी बेसिक आपकी कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेशन करोगे कि यहाँ पर 9 है, 9 PR, और यहाँ पर जो है वो 3024 है। तो यहाँ पर है ना, आप लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से करोगे। ट्रायल एंड एरर कि आप ट्राई करते जाओ कौन सा पूरा आंसर बैठ रहा है। कि जैसे देखो, अगर सपोज यहाँ पे 1 होता, जस्ट इमेजिन कि अगर 9P1 होता, तो मतलब 9 को एक ही डिजिट मल्टीप्लाई, सिर्फ एक ही डिजिट मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ पर अगर सिर्फ 1 ही लिखते तो क्या 3024 वो आंसर होता? नहीं ना, वो तो आंसर नहीं मिलता ना। अगर सपोज 9P2 होता, अगर यहाँ R पे 2 होता 9P2, तो 9 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 9 और 8, तो क्या 9 और 8 3024 होगा? नहीं होगा। तो 3 करके देखो, 8 नहीं तो फिर 7, क्या 987 3024 होगा? नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा ये, बराबर। आप कैलकुलेटर से चेक करो, 987 अभी भी 3024 नहीं होगा। तो फिर 4 नंबर लिख के देखो, 9876, 4 नंबर लिख के देखो कि क्या 4 नंबर से 3024 आ रहा है? तो हाँ, आ रहा है, बराबर। 4 नंबर से आ रहा है यहाँ पर 3024, बराबर। तो मतलब यहाँ पर 9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई करें ना, तो 3024 आ रहा है। हो रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 9P4 इक्वल टू 3024। ऐसे हुआ कि नहीं कि 9P4, 9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये 3024 मिला। तो उसके बेसिस पर ये R इक्वल टू क्या हुआ? R इक्वल टू 4, कि R इक्वल टू कितना मिल गया? 4 मिल गया। कि हाँ, 9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई किया हमने। समझ आई बात? है तो शॉर्ट सम ही ना, लेकिन पूरा लॉजिक लगाना उसमें। आ रहा है ध्यान? बराबर। ऐसा कोई भी नंबर हो ना, ऐसा कोई भी नंबर हो कि जैसे सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल है कि सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7PR इक्वल टू 42, ऐसा दिया हुआ है, बराबर। 7PR 42, तो इसका मतलब 7 को कितने डिजिट मल्टीप्लाई करो तो 42 आएगा? तो एक एक चेक करो। पहले 7, खाली 7 तो रहेगा नहीं, तो 7 से एक कम करो कि भाई 7 मल्टीप्लाई 6, तो क्या 7 मल्टीप्लाई 6 42 होता है? होता है ना? हाँ, होता है, बराबर। अगर 6 से ना होता तो एक नंबर और बढ़ाते, 7, 6 और 5 से मल्टीप्लाई। उससे भी ना होता तो एक और बढ़ाते उसमें। समझ आ रही है बात? लेकिन यहाँ पर 7, 6 2 से ही हो गया ना, 2 से हो गया, मतलब कि 7P2 इक्वल टू 42 हुआ। 2 ही डिजिट हुए ना, तो 7P2, तो उसके बेसिस पर R इक्वल टू कितना हुआ? R इक्वल टू 2 हो गया, बराबर। ऐसे ही यहाँ पे 9PR था, तो 9 को चेक किया कितने नंबर मल्टीप्लाई, 2 से करके देखा, 2 से ना हो तो 3 से करके देखा, 3 से ना हो तो 4 से करके देखा। आप कैलकुलेटर में करके देखोगे उसे, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो R इक्वल टू कितना हुआ? 4। समझ आई बात? क्लियर हो रहा है ये? तो ये जैसे 2 सम किए ना, इसे अच्छी तरह से लिख लो। तो अब रफ करके इसके बाद 4th वाला क्वेश्चन देखें, बराबर। चलो देखो कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा कि ऐसे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई n+3P4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई n+2P4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अब ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हो ना, तो इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो ये परम्यूटेशन के जो भी ये डिजिट्स हैं, मतलब जो ये n वाले डिजिट्स हैं, उसे एक तरफ कर दें इक्वल टू के, और जो ओनली नंबर है ना मल्टीप्लाई में, कि जैसे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 5 मल्टीप्लाई, तो उसे एक तरफ कर दें इक्वल टू के। मतलब ऐसे लिखें उसे कि यहाँ पर सपोज कि ये जो 3 मल्टीप्लाई में है, उस 3 को यहाँ ले जाएं डिवाइड में, ये नंबर यहीं पे ही लिखें कि n+3P4, बराबर। और ये जो परम्यूटेशन का नंबर है, उस नंबर को यहाँ डिवाइड में ले आए। हमेशा ऐसा ही करते हैं ना हम लोग, बराबर। ये तो सिंपल मैथ्स के रूल्स हैं कि भाई ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में n+2P4, और इक्वल टू 5 यहाँ पर,
और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 3, बराबर। ऐसे हुआ यहाँ पर, समझ आई बात है कि क्या पूछा हुआ है इसमें कि ये दोनों जब इक्वल टू में दिए हुए थे तो ये जो परम्यूटेशन के नंबर है उसे एक तरफ कर दिया, ये नंबर यहीं पे ही लिखा n+3p4 और ये n+2p4 उसे डिवाइड में ले आए, इक्वल टू के इस तरफ 5 यहीं पर ही और ये 3 यहाँ पर डिवाइड में लेकर आए। ऐसे हो गया ना, बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग दोनों को एक तरफ कर दिया ये फैक्टराइज में, बराबर, डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने। अब इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन ऐसा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है n+3p4, तो इसका मतलब ये कहलाया हमारे जो शॉर्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे थे पहले भी, तो उसके हिसाब से ये n+3 को 4 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। ये p4 दिया हुआ है, r पे 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि n+3 को 4 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, बराबर। तो ऐसे होगा उसे यहाँ समझना कि n+3 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहला नंबर वही n+3, दूसरा नंबर उससे एक कम होगा, दूसरा नंबर उससे एक कम मतलब हो जाएगा n+2, तीसरा नंबर और उससे एक कम होगा, उससे एक कम मतलब के n+1, चौथा नंबर और उससे कम होगा, उससे एक कम मतलब सिर्फ n, क्योंकि ये 1 भी कम कर दो तो खाली n ही बचेगा, बराबर ना। ऐसे ही लिखते हैं ना n+3p4, 4 डिजिट मल्टीप्लाई करना था, तो पहला नंबर n+3, उसमें एक कम तो 3 में एक कम 2 और एक कम तो 1 और एक कम तो सिर्फ n, और अपॉन में डिनोमिनेटर में इसको भी ऐसे ही लिखना है कि ये n+2p4, तो इसका मतलब ये n+2 को भी 4 डिजिट मल्टीप्लाई करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो शुरुआत n+2 से करेंगे कि ये n+2, बराबर, उसके बाद एक कम करो तो 2 में एक कम करो n+1 हो जाएगा, और एक कम करो तो सिर्फ n हो जाएगा, और एक कम करो तो हो जाएगा n-1, n में भी और एक कम करेंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर। तो मतलब n+2 को भी 4 डिजिट हमने मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। ये दोनों का सॉल्यूशन हुआ ऊपर नीचे, और इक्वल टू तो यहाँ पे है ही 5/3, बराबर। तो अब यहाँ पे सिंपल सा देखो कि ये जो डिनोमिनेटर में है तो देखो n+2 कट, n+1 भी कट और n भी कट, बचा सिर्फ क्या, तो बचे सिर्फ ये नंबर्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अब सिर्फ यही बचा यहाँ पर कि ऊपर n+3 अपॉन में n-1, सिर्फ ये बचा n+3 अपॉन n-1 और इक्वल टू यहाँ पे 5/3, सिर्फ यही डिजिट्स बचे ना इसमें, बराबर ना, बाकी के सब तो कट हो गए। तो अब जो ये डिजिट बचे उसमें n फाइंड करना है, तो सिंपल मैथ्स की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ करें तो दोनों से करेंगे कि 3 को n से मल्टीप्लाई करो 3n, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 ज़ा 9, 3n + 9, बेसिक मैथ्स का ही हम लोग रूल यूज़ करेंगे, और इक्वल टू ये यहाँ क्रॉस में जाएगा तो n-1 को 5 से मल्टीप्लाई, n को 5 से मल्टीप्लाई तो 5n, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई तो -5, ऐसे हो गया ना, बराबर। अब क्या करें, तो अब n को एक तरफ, नंबर एक तरफ, मतलब ऐसे लिखेंगे कि ये 3n, 5n यहाँ पे आएगा तो -5n इक्वल टू ये -5 और +9 यहाँ पे जाएगा तो -9, ऐसे होगा ना, बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग देखो नेक्स्ट अगर करें तो 3n - 5n तो -2n इक्वल टू -5 और -9 तो -14, बराबर, ये हो गया। तो अब क्या, अब 2 डिवाइड में कि n इक्वल टू -14 अपॉन -2, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ओनली 7, बराबर। ये n की वैल्यू मिल गई ना हमें, बराबर। तो ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था उस पर से भी n ढूंढा हमने। तो देखो आज जो हमने सीखा ना उसमें आज हमने परम्यूटेशन के ये नए रूल्स देखे, शॉर्ट फार्मूला देखी, और उनके अकॉर्डिंग जो 3 सम की है जिसमें n की वैल्यू फाइंड करना, r की वैल्यू फाइंड करना, उसके लॉजिकली सम्स देखे हमने,
ठीक है, तो यहाँ आपके सब रूल्स खत्म हुए कि जो भी रूल्स थे वो रूल्स हमने देख लिए। अब इसके जो प्रॉपर प्रॉब्लम सम्स है ना, आगे के रूल्स सब हो गए। अब इसी रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सम्स हमें करने हैं, जो प्रॉब्लम सम्स अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।